एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के ज्योग्राफी विषय के कुछ खास सेगमेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भूगोल विषय में यूजीसी नेट के विगत वर्षों में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, इन प्रश्नों को फ्रेम करने का क्या पैटर्न रहा है, प्रश्नों के सही जवाब क्या हैं, प्रश्न में यदि कोई खास कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को समझना, उससे रिलेटेड तथ्यों को जानना, ये हमारी चर्चा में शामिल है। ठीक है। और इस चर्चा में हम विगत वर्षों में 2013 से लेकर 2024 तक हर सेगमेंट से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। अभी तक हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम जलवायु विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इनकी कुछ वीडियोज आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप विजिट करिए और ये सारी वीडियोज यहाँ पर देखिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। किसी भी एग्जाम को देने के पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसके सिलेबस को ठीक से जानें और उसमें पूछे गए PYQ कैसे रहे हैं, प्रश्नों को कैसे पूछा गया है, ताकि आप किसी सेगमेंट, किसी टॉपिक, किसी चैप्टर को कैसे पढ़ें ये ज़रूरी हो जाता है और आप एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और चर्चा में शामिल कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, फैक्ट इन्हें भी जानते हैं। ठीक है, आज का सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R का नाम दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का हमें चयन करना है। अभिकथन A क्या कह रहा है? ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं वे होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। ये अभिकथन A है। ठीक है, और इसका तर्क R क्या कहा गया है? तर्क R में कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। सबसे पहली बात, ताप व्युत्क्रम, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और तापीय प्रतिलोमन ये एक ही घटनाएं हैं। ठीक है, ताप व्युत्क्रम, तापीय प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये एक ही घटना है, आपको ध्यान रखना है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापीय प्रतिलोमन या ताप व्युत्क्रम ये है क्या? देखिए, सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर या ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान में कमी देखने को मिलती है। यह तापमान में कमी अमूमन 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या किन्हीं कारणों से जब ऐसा हो कि ऊंचाई के आधार पर जैसे ही आप ऊंचाई से ऊपर की ओर जाते हैं या आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऐसा देखने को मिले कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या हो रहा है? अंतर देखने को मिल रहा है। कैसा अंतर देखने को मिले? आप देखें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी की बजाय बढ़ोतरी हो, यानी तापमान क्या हो? कमी की बजाय बढ़ने लगे, तो इसे कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन, तापीय व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सामान्य तौर पर ऊंचाई के आधार पर तापमान में कमी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा देखने को मिले कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे तापीय व्युत्क्रमण या आप कहें तापीय व्युत्क्रम या तापीय प्रतिलोमन या आप इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की घटना कह सकते हैं। और इस घटना में तापमान का ध्यान रखिए कि जो तापमान ऊर्ध्वाधर बढ़ रहा है, इसकी प्रवणता उलट जाती है। इस घटना में जो तापीय प्रवणता है वह क्या हो गई? अब उलट गई, क्योंकि तापमान वैसे कम होना चाहिए ऊंचाई के आधार पर, लेकिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, इस घटना में एक और घटना की बात की गई है कि आपके जो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जब तापीय व्युत्क्रम की घटना घटित होती है तो यहाँ पर घटित होने वाली जो दशाएं हैं वे अधिक स्थायी होती हैं। क्या ये सही है? जी हाँ। कैसे सही है? जैसे मान लीजिए हम अमूमन देखते हैं कि जो तापीय प्रतिलोमन की घटना है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर आकर घटित होती है, लेकिन कई बार क्षोभ मंडल के सबसे निचली परत में भी, कई बार सबसे निचली परत के ऊपर भी तापीय प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलती है। कैसे? या आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करें कि कोई यहाँ पर ये धरातल है मान लीजिए, और धरातल से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएं, वैसे तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन अचानक से टेम्परेचर कहीं बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि तापीय प्रतिलोमन की घटना है। तापीय प्रतिलोमन की घटना निचली परतों में भी हो सकती है और ऊपरी परतों में भी
हो सकती है। अधिक स्थायी ऊपर की परतों में क्यों है, या अधिक स्थायी कहां पर मानी जाएगी ये घटना, जहां पर तापीय विक्रम हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो धरातल, मान लीजिए पृथ्वी है, धरातल पर जो किरणें आ रही हैं ये यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ की जो वायु है इसे क्या करती हैं, गर्म करती हैं। ठीक है, ये किरणें क्या है, अधिक प्रभावशाली हैं, अधिक तापमान युक्त है। अब जो यहाँ से किरणें ऊपर की ओर जाएंगी ये उतनी प्रभावी नहीं होंगी, यानी पार्थिव किरणें इन किरणों की तुलना में उतनी प्रभावी नहीं होंगी जितनी कि जो तापीय प्रतिलोमन की घटना है उसमें क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन की घटना में ठंडी वायु गर्म वायु के स्थान के भरने की कोशिश करती है और गर्म वायु इसके ऊपर ऐसी आ जाती है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, गर्म वायु आ गई और यहाँ इसके नीचे क्या है, ठंडी वायु है। ठीक है, जब पार्थिव किरणें ऊपर की ओर जाती हैं, कहाँ पर, जहाँ तापीय प्रतिलोमन की घटना घटित हो रही है, यहाँ पर इस स्थान को, ये जो गर्म वायु है, इन गर्म वायु को ठंडी करने के लिए या इसकी किसी भी काम को इन्वर्स करने के लिए पार्थिव किरणें थोड़ी सी स्लो होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मंद काम करती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो दशाएं मौजूद होंगी वे थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, अधिक स्थायी मानी जाती हैं। किसकी तुलना में, यहाँ की तुलना में। तो जहाँ पर तापीय विक्रम की घटना घटित हो रही है वहां पर कोई भी दशाएं थोड़ी अधिक स्थायी मानी जाती है। इस वजह से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा कि ताप विक्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक दशाएं वहां होती हैं जहां तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। और तापमान ऊंचाई के साथ कहाँ बढ़ता है, जहां पर तापीय विक्रम की घटना घटित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि तापीय प्रतिलोमन की स्थिति धरातल के निकट हो सकती है लेकिन अधिक ऊंचाई पे अधिक होती है, और अधिक ऊंचाई पर होने वाला जो तापीय प्रतिलोमन है वह अधिक स्थायी होता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा जो हमने देखा धरातल से जो किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, ये लघु तरंगी विकिरण है और ये क्या होगा, ये पार्थिव विकिरण है। तो जो पार्थिव विकिरण जो ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो धरातल के निकट यदि प्रतिलोमन है इसमें ये थोड़ा अल्पकालिक होगा, लेकिन यदि ऊपर प्रतिलोमन की घटना घटित हो रही है तो ये थोड़ा सा दीर्घकालिक होगा इसकी तुलना में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ताप विक्रम से अधिक ऊर्ध्व वायुगमन होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है कि जो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां भी इनका संगम होगा, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, वहां भी तापीय विक्रम की घटना देखने को मिलती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ताप विक्रम से अधिक ऊर्ध्व वायुगमन हो, नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपने कई ऐसे स्थान ढलान वाले क्षेत्र देखे होंगे, ढाल जहां पर होगी, है ना, जैसे ढालू घाटियां। ठीक है, जो लंबी रातें हैं, ठंडी रातें हैं, यहाँ पर ये घटनाएं, तापीय विक्रम की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिए, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न में ध्यान रखें, पूछा गया है वायु राशि के बारे में, वायु राशि के बारे में कि किसी स्थान पर वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्मॉल ए विस्कोमीटर, ऑप्शन बी है रेडियो सांडेस, ऑप्शन सी है सोनार SONAR, और ऑप्शन डी है पीएच मीटर। ठीक है, यदि हम इन ऑप्शंस की बात करें, देखिए जुलाई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, यदि हम इनके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन पीएच मीटर, हम सभी जानते हैं पीएच मीटर जल के विलयन से युक्त जो भी चीजें हैं उनकी पीएच वैल्यू को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है, पीएच वैल्यू मतलब यानी किसी विलयन का कैसा स्वभाव है, वह अधिक अम्लीय है, पीएच स्केल 0 to 1 है ना। कोई विलयन ये ध्यान रखें कि कोई विलयन 0 to 12 14 इस तरीके से इसकी वैल्यू है। कोई विलयन कितना अम्लीय है इसके लिए होता है कि वह कितना 0 के निकट है, कि पीएच वैल्यू कितना 0 के निकट है। ठीक है, ध्यान रखें। और कोई विलयन 6 को कितना क्रॉस कर गया, क्योंकि 5 और 6 के बीच ऐसा माना जाता है कि जल शुद्ध जल है,
5 यदि किसी का वैल्यू पीएच मान 5 से 6 के बीच में है तो ऐसा माना जाता है ये बिल्कुल स्वच्छ जल है, ठीक है। और इससे यदि थोड़ा सा कम हो जाए यानी अम्लीयता की ओर वह वस्तु या वह विलयन जा रहा है। यदि 5-6 क्रॉस हो जाए किसी चीज की वैल्यू, इसका मतलब वह क्षारीयता की ओर जा रहा है। तो पीएच वैल्यू किसके लिए है? द्रव के पीएच वैल्यू या द्रव की अम्लीयता और क्षारीयता के मापन के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। हम सोनार की बात करते हैं। सोनार क्या है? सोनार दरअसल एक ऐसा उपकरण है जो समुद्र के भीतर किसी पनडुब्बी, किसी वस्तु, इनके मापन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का उपकरण है जिसका जो उपयोग है, ध्यान रखें सोनार इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सोनार के बारे में प्रश्न फ्रेम भी किया गया है। तो समुद्री खोज के लिए, मानचित्रण के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह सोनार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम विस्कोमीटर की बात करें, विस्कोमीटर क्या है? श्यानता मापक। विस्कोमीटर द्रव में श्यानता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, बल के मापन के लिए। श्यानता बल मतलब क्या? एक परत है द्रव की, उसकी दूसरी परत उसे रोकने की प्रयास करती है, तीसरी परत उसे रोकने का प्रयास करती है, तो इस द्रव में कितना श्यान है या कि द्रव कितना श्यानता युक्त है। जैसे जल की बात करें, जल को आप बहा दें तो जल्दी से बह जाएगा, लेकिन अगर आप शहद को उसी फोर्स के साथ बहाएं तो वो जल्दी नहीं बहता, धीरे धीरे। तो इसकी श्यानता, इसका श्यानता बल अधिक है, इसकी श्यानता बल कम है जल का, ठीक है। तो ये मापने के लिए जिस उसका उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं विस्कोमीटर, या आप इसे श्यानता मापक बल या श्यानता मापी कहते हैं। तो द्रव की श्यानता मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करेंगे वायु राशि की स्थिरता के बारे में, वायु राशि की अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के बारे में, तो उसके लिए रेडियोसोंडेज या रेडियोसोंडेज उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओजोन की यदि स्थिरता अस्थिरता की डिग्री मापेंगे तो उसे ओजोन सॉन्डेज कहते हैं, उस उपकरण को ओजोन सॉन्डेज कहते हैं। रेडियो सॉन्डेज की बात करें तो यह जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर जो वायु है उसमें कितना तापमान है, कितना दाब है, कितना दाब तापमान आरोपित हो रहा है, इस सभी की वैल्यू मापी जाती है रेडियो सॉन्डेज की तुलना में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी धरातल के ऊपर 10 मीटर की डिस्टेंस पर जो वायु है, जो हवा है, उसमें दबाव, तापमान और आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो चीजें ध्यान रखना है, तापमान, दबाव, ठीक है, और आर्द्रता, ठीक है, इन चीजों के लिए रेडियो सॉन्डेज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं अभिकथन ए क्या है। अभिकथन ए है, दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। तर्क आर है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। कूट है ए बी सी डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। बात करें यदि हम इस प्रश्न की, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। अभिकथन ए, जब हम ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है कि ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। जुलाई 2018 वाले सेशन में ही प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए, जब हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की तो हम सबसे पहले मैप बनाते हैं। मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, ग्लोब के रूप में लेकर चलेंगे, ठीक है। इसका यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है ना। यदि हम बात करें किसकी, दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है अंटार्कटिका क्षेत्र, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका यानी हम उस स्थान की बात कर रहे हैं, उस महाद्वीप की बात कर रहे हैं जो पूरी पृथ्वी में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ साथ अंटार्कटिका लगभग पृथ्वी के कितने हिस्से, लगभग पृथ्वी के 90% हिस्से का बर्फ जमा करके रखा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है और पृथ्वी का लगभग 90% बर्फ कहां पर है, इस हिस्से में है।
दक्षिणी ध्रुव के आसपास अंटार्कटिका वाले हिस्से में है, और पृथ्वी का लगभग 70% शुद्ध जल जो है वह भी अंटार्कटिका के पास है। तो समझिए कितना बड़ा बर्फ का हिस्सा, कितना बड़ा जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, जितनी हिमनद है, वह कितने बड़े हिस्से को यहाँ कवर करके रखता है। दक्षिणी ध्रुव का यह वह हिस्सा है, या दक्षिणी गोलार्ध का यह वह हिस्सा है जो लगभग मानव विहीन है। स्थल यहाँ पर बहुत ही कम है, यानी मानव के रहने योग्य जो स्थल है वह कम है। क्यों? क्योंकि अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, बर्फ की मोटी चादरों से बिल्कुल हिमाच्छादित रहता है। दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, यह बात बिल्कुल सही है। और यह भी जान लीजिए कि यह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ जितनी भी वर्षा या बारिश होती है वह हिम के रूप में होती है। तो जो यहाँ वर्षा होती है, इतना ठंडा है यह स्थान, यहाँ जो वर्षा होती है वह हिम के रूप में होती है। शीतकाल में इसका टेम्परेचर -10 डिग्री से -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखें, तक हो सकता है। ठीक है, और होता भी है कई बार। ग्रीष्म ऋतु में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 9 डिग्री तक ही हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब कि कितना कम टेम्परेचर है यहाँ पर, इसलिए ऐसा होता है कि वर्ष भर यह क्षेत्र अमूमन बर्फ की चादरों से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव में जो तेज हवाएं चलती हैं अमूमन जून के समय में चलती हैं, सबसे तेज हवाएं, ये भी बर्फीली हवाएं होती हैं। जो यहाँ वर्षा होती है हिम वर्षा के रूप में होती है, हिम के रूप में ही होती है। तेज हवाओं का जो क्रम है, जून में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, ये भी बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फ के रूप में यहाँ पर कण बहते हैं। दूसरा, मई के आसपास भी यहाँ पर कुछ हवा देखने को मिलती है। ठीक है, ये तेज हवाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जून में सर्वाधिक तेज हवाएं यहाँ चलती है। हमने सर्दियों के टेम्परेचर की बात कर ली, ये बात कर लिया कि यहाँ की जो जलवायु है वह बहुत अधिक ठंडी, यानी अत्यधिक ठंडी व शुष्क है। ध्यान रखें, क्या है? शुष्क है। ठीक है, शुष्क है। हिमाच्छादित होने की वजह से जो टेम्परेचर बहुत पड़ेगा भी, बहुत कम तापमान जो यहाँ पहुंचेगा भी, वह भी क्या होगा? ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अधिक बर्फ है तो रिफ्लेक्ट होगा, है ना। बर्फ से, हिमाच्छादित क्षेत्र से तापमान क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, प्रत्यावर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो आर है वह इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ये नहीं बता रहा है कि जो बर्फ की चादर है जिसे ढका है क्यों इसकी चादरों से ढका हुआ है, या जो प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वह क्यों ऐसा है कि इतना कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची 1 में हम ए में हमारे पास या सूची फर्स्ट में हमारे पास थॉर्नथवेट के तापमान प्रदेश दिए हुए हैं, देख लीजिए क्रम। और ठीक उसके ऑपोजिट में आपके सामने टीई सूचकांक मूल्य दिया हुआ है। दरअसल जो टी और ई है ये थॉर्नथवेट के क्या है, उन्होंने एक अनुपात निकाला था, और T/E अनुपात के आधार पर जो तापीय दक्षता है उसके आधार पर, ध्यान रखें इसे तापीय दक्षता कहते हैं, किसी क्षेत्र की या किसी इलाके की क्या कहा जाता है? इसे तापीय दक्षता। ठीक है, इस आधार पर तापीय दक्षता या अनुपात इसे कहते हैं। तापीय दक्षता के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र को कितने जलवायु क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है, या उस क्षेत्र की जलवायु दशाएं क्या हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और इसके लिए जो थॉर्नथवेट हैं उन्होंने अपने कुछ तापीय प्रदेश दिए थे। उन्होंने जलवायु के आधार पर, तापीय दक्षता के आधार पर 6 जलवायु प्रदेश दिए। ध्यान रखें, किसी स्थान की तापीय दक्षता के आधार पर थॉर्नथवेट ने कितने जलवायु प्रदेश दिए हैं? 6 जलवायु प्रदेश उन्होंने दिए हैं। ठीक है, इन 6 जलवायु प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो जलवायु प्रदेश, काम नहीं कर रहा है,
6 है, A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, इनका क्योंकि 6 है तो 3 और 3 6 F तक ही होंगे। ठीक है, जो इनका पहला जलवायु प्रदेश है या तापीय प्रदेश की हम बात करें वह है उष्णकटिबंधीय। लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी उसमें उष्णकटिबंधीय आता ही है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद जो इनका दूसरा तापीय प्रदेश है वह है मध्य तापीय। मध्य तापीय क्षेत्र, ये भी हम सभी जानते हैं, आता ही है, कई बार आपको ये उष्ण शीतोष्ण के नाम से भी मिल जाता है। ठीक है, फिर आएगा न्यून तापीय, जहां पर तापमान थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यून तापीय के बाद अब हम किस स्थान पर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, ध्रुवों के नजदीक जा रहे हैं। ठीक है, न्यून तापमान के बाद आता है टैगा क्षेत्र। ठीक है, टैगा के बाद आता है, ध्यान रखें, ये भी टाइप ऑफ ऊपर, जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे उसी क्षेत्र की बात की जाएगी। टैगा के बाद अमूमन वनस्पतियों के लिहाज से टुंड्रा क्षेत्र भी देखा जाता है, तो टुंड्रा, पेन ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और अंत में वह रीजन जहां पर हिमाच्छादन होता है, पूरी सतह बर्फ से ढकी होती है, तो हिमाच्छादित क्षेत्र या आप इसे फ्रॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी में से हिमाच्छादित आपको लिखना होगा। अब हम यदि इनकी डेटा की बात करें तो जो 0 से इनकी, यानी हम T/E इसके तापीय दक्षता की यदि हम बात करें, तापीय दक्षता कोई क्षेत्र कितनी दिखाता है, तो जो फ्रॉस्ट रीजन है, जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, उसकी तापीय दक्षता 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही थोड़े सा नीचे की ओर आएंगे, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र है, फिर टुंड्रा क्षेत्र है, फिर आप और नीचे की टैगा क्षेत्र है। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र, टैगा क्षेत्र, फिर आप न्यून तापीय वाले स्थान के आएंगे, मध्य तापीय स्थान की ओर आएंगे, और फिर आएंगे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टुंड्रा, न्यून तापीय, मध्य तापीय, उष्णकटिबंधीय, टैगा, और यहाँ पर सबसे जाते हैं हिमाच्छादित क्षेत्र। हिमाच्छादित क्षेत्र की जो ऊर्जा दक्षता है हमने देखा वह 0 है। फिर टुंड्रा की 1 to 15 है। थोड़ा सा अब क्या हो गया, यहाँ पर तापमान थोड़ा सा, जो यह वाला क्षेत्र है, टुंड्रा वाला क्षेत्र है, यहाँ तापमान थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। फिर आप आएंगे टैगा के पास, थर्ड वाले रीजन में आएंगे, तो अब इसका मतलब थोड़ा सा तापमान और यहाँ मिलेगा, तो ये इसकी ऊर्जा दक्षता हो जाएगी 16 से लगभग 30 या 31 मिलेगी। ठीक है, लगभग आपको 30 भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर आप आएंगे न्यून तापीय क्षेत्र की ओर। अब देखिए, अब इसकी ऊर्जा दक्षता थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी, लगभग 32 से आपको ये 63 के आसपास ऊर्जा दक्षता मिलेगी। मध्य तापीय क्षेत्र की ओर आप बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और ऊर्जा दक्षता प्राप्त होगी, यह लगभग 64 से 120, 121, 122 तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो उन्होंने थॉर्नथॉट ने डिवाइड किया है, 127 लगभग डिवाइड किया है। फिर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा दक्षता होगी इसकी और ज्यादा होगी, और इस ऊर्जा दक्षता को इन्होंने 128 प्लस या 128 से अधिक ऊर्जा दक्षता के रूप में डिवाइड किया है। अब हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें यदि मध्य तापीय क्षेत्र की, तो आपने देखा मध्य तापीय क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता 64 से 127 है। देखते हैं 64 से 127 मध्य तापीय क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म तापीय हमने देखा कि बिल्कुल सूक्ष्म तापीय, यदि हम सूक्ष्म तब मतलब हम बिल्कुल न्यून तापीय स्थान की बात कर रहे हैं, तो ये 32 से 63 के आसपास है, यह 32 से 63 है। फिर हम बात करेंगे टैगा वाले रीजन की, कि टैगा क्षेत्र में क्या है, तो देखिए टैगा में 16 से 31 है, टैगा 16 से 31, और टुंड्रा वाला क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र है 1 से 15। अब हम इसके सुविलन की बात करें तो यह 4 है, यह 3 है, यह 3 है। ठीक है, टैगा नंबर 1 है, टुंड्रा नंबर 2, 4 3 1 2 देखिए कहाँ पर है, 4 3 सबसे पहला 3 है, माफ कीजिएगा, नंबर 3 में 3 है, फिर यहाँ पर 4 है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, सी ऑप्शन, 3 4 1 2, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश,
सी ऑप्शन है 25 डिग्री नॉर्थ और डी ऑप्शन है 25 डिग्री साउथ। जुलाई 2018 वाले प्रश्न पत्र में ही ये प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी विभिन्न अक्षांशों में डिवाइड है, जिसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर हम मानते हैं क्या, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री हम सदर्न हिस्से में मानते हैं मकर रेखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 66 पर, 66.5 डिग्री पर, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश। फिर ये ध्रुव आ जाता है, तो ये कौन सा ध्रुव है, ये है नॉर्थ ध्रुव, ये है साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हम बात करें कि कौन से हिस्से को, किस अक्षांश को आप कर्क प्रशांत मंडल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो लगभग 30 से 35 अक्षांश के बीच में, ध्यान रखें, यह शीतकाल के केवल 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, सर्वाधिक आपको तापमान सूर्यातप प्राप्त होता है, ठीक है, वर्ष भर। इस रीजन की बात की जाती है और कई बार ये रीजन शिफ्ट होकर पहुंचता है 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम सही जवाब की बात करें कि किस रीजन को कर्क प्रशांत मंडल कहा जाता है, तो 25 डिग्री नॉर्थ को दरअसल कर्क प्रशांत मंडल कहा जाता है। जो भी हमने 30 से 35 डिग्री की बात की नॉर्थ में, ध्यान रखें, नॉर्थ में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ हिस्से की बात करें या नदर अक्षांश की बात करें, इस वाले रीजन की यदि हम बात करते हैं तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ की बात करें, या अभी हम उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे। यदि हम साउथ गोलार्ध में बात करेंगे तो 30 से 35 साउथ गोलार्ध में भी होगा या सदर्न गोलार्ध में भी होगा। तो 30 से 35 नॉर्थ और साउथ, इन दोनों गोलार्धों के मध्य जो भी आपके पास अक्षांशीय पेटियां स्थित होती हैं उन्हें हम अश्व पेटिका कहते हैं, या आपको अश्व अक्षांश हमेशा शब्द सुनने मिला होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये अश्व अक्षांश क्या है। अश्व अक्षांश का मतलब है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ का हिस्सा, अक्षांशीय हिस्सा, और 30 से 35 डिग्री साउथ का अक्षांशीय हिस्सा, इसे कहते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश वह स्थान है जहां यदि शीतकाल के 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, ठीक है। इस वजह से तापमान उच्च रहने की वजह से इस स्थान को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखें कि यहाँ उच्च अक्षांश रहता है, गर्मियों में तो खासकर तापमान ज्यादा होता है। और इसके अलावा एक और खास बात यह है कि ये वही अक्षांश है 30 से 35 डिग्री जहां पर तापमान उच्च रहने के बावजूद वायुदाब भी उच्च रहता है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है जहां तापमान ज्यादा है वहां वायुदाब कम होता है, लेकिन यहाँ पर तापमान ज्यादा होने के साथ साथ वायुदाब भी होता है, वायुदाब भी काम करता है, यानी वायु के माध्यम से दबाव भी काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वायु के माध्यम से उच्च यहाँ वायुदाब भी काम कर रहा हो। तो तापमान के चलते अमूमन निम्न दाब होता है, लेकिन यहाँ पर तापमान के साथ साथ उच्च वायुदाब की दशाएं भी देखने को मिलती हैं, इन्हें अश्व अक्षांश कहते हैं। कई बार ऐसा मान देखा गया है कि ये शिफ्ट होता है 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कभी कभी इसे 25 डिग्री के आसपास देखा गया और इसे तब कर्क प्रशांत मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जब ये शिफ्ट होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ तो इसे हम कर्क प्रशांत मंडल कहते हैं। ये कहाँ इसे हम ऐसा कहाँ कहते हैं, 25 डिग्री के आसपास नॉर्थ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वायुदाब यहाँ पर ज्यादा क्या है, टेम्परेचर के ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पर वायुदाब क्यों ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इसकी ठंडी वायु जो यहाँ से आती है ऊपर से, ठीक है, इस रीजन से ठंडी वायु के आने की वजह से ठंडी वायु क्या होती है, दबाव डालती है, तो इस वजह से यहाँ पर दाब काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।